नमस्कार दोस्तों हमारा यह वीडियो समर्पित है अपने उन शिक्षक भाई बहनों के लिए जो अभी प्रोबेशन पीरियड में हैं या जिनकी नियुक्ति अभी अभी हुई है, या फिर हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जिनकी नियुक्ति अभी अभी हुई है, उनके लिए जो है प्रोबेशन पीरियड में लीव के क्या रूल हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके जो सीनियर हैं वो जो है आपको लीव के विषय में कुछ सही ढंग से बताते नहीं हैं और आपका शोषण होता है, आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल आपको क्लियर कर देगी कि प्रोबेशन पीरियड में रहते हुए आप कौन कौन सी लीव ले सकते हैं, कौन सी लीव नहीं ले सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 अध्याय 17 सहायक नियम 170, जिसमें प्रोबेशन पीरियड में रहते हुए अवकाश के नियम दिए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें प्रश्न ये है कि क्या आकस्मिक अवकाश मिलता है, क्या मातृत्व अवकाश मिलता है, क्या पितृत्व अवकाश मिलता है, क्या अवैतनिक अवकाश या जिसे असाधारण अवकाश कहते हैं LWP मिलता है, क्या बाल देखभाल अवकाश मिलता है, क्या अर्जित अवकाश मिलता है। ये ढेर सारे प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा और यह अवकाश कैसे और कितने दिनों का मिलता है यह भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले चलते हैं वित्तीय हस्त पुस्तिका के अध्याय 17 और सहायक नियम 170 पर, और वहाँ पर देखते हैं कि परीक्षाकालीन कर्मचारियों शिक्षकों के लिए क्या कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वित्तीय हस्त पुस्तिका अध्याय 17 परीक्षाधीन तथा प्रशिक्षुओं द्वारा उपार्जित अवकाश। उत्तर प्रदेश मूल नियम 104 खा के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम। दोस्तों, इसका PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसे आप हमेशा के लिए रख लीजिएगा और जब भी आपको अवकाश ना मिले तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इसको बता सकते हैं, अपने साथियों को भी बता सकते हैं। नोट में है, इस अध्याय के नियम केवल उन्हीं सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो राज्यपाल के नियमकारी नियंत्रण में हैं और वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नियुक्त अधिकारियों पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं उन पर ये लागू नहीं होते हैं। ये नियम लागू होते हैं राज्यपाल के नियमकारी नियंत्रण में। तो हम सभी दोस्तों राज्यपाल के नियमकारी नियंत्रण में हैं। 169 इसको निकाल दिया गया। नियम 2 का 1 तथा 4 देखिए। 170 ही दोस्तों वो नियम है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में वो बात कही गई है। इसको हम पढ़ते हैं और आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। किसी परीक्षाधीन कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह उन अवकाश नियमों के अंतर्गत अनुमन्य हो जो उस पर लागू होते यदि वह उस पद पर परीक्षा पर न होकर स्थायी रूप से नियुक्त होता। बात आपको समझ में आई? यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको वो सारे अवकाश मिलेंगे जो एक स्थायी कर्मचारी को मिलता है। अगर आप परीक्षा अवधि में ना होते, आप जो है स्थायी कर्मचारी होते, तो जो अवकाश आपको अनुमन्य होता वो सारे अवकाश जो है आपको अनुमन्य हैं। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। किसी परीक्षाधीन कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है यदि वह उन अवकाश नियमों के अंतर्गत अनुमन्य हो जो उस पर लागू होते यदि वह उस पद पर परीक्षा पर न होकर स्थायी रूप से नियुक्त होता। अर्थात कोई भी कर्मचारी, कोई भी शिक्षक स्थायी रूप से जब नियुक्त हो जाता है तो उसके जो अवकाश के नियम हैं वही सारे नियम जो है परीक्षाधीन कर्मचारी के ऊपर भी लागू होते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर संशय नहीं उत्पन्न करना है। आप 2 बार 3 बार आप इसे पढ़ लेंगे, पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगी कि यदि आप स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त होते तो जो आपको अवकाश मिलते, जो नियम आपके लिए बने हैं वही नियम परीक्षा पर रहते हुए भी होता है। बस उसकी कुछ थोड़ी बहुत शर्तें होती हैं जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। 171 को निकाल दिया गया और 172 में कह रहे हैं उम्मीदवारों को निम्न प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। देखिए किस प्रकार के अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को किसी 1 वर्ष की अवधि में 1 महीने से अनधिक का मतलब 1 महीने से ज़्यादा नहीं, अर्थात 30 दिन से ज़्यादा नहीं, के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अर्ध वेतन के बराबर अवकाश वेतन पर अवकाश। अर्थात आपको जो मेडिकल लीव मिलेगी ना वो 30 दिन से ज़्यादा की नहीं मिल सकती। 30 दिन से कम की आप मेडिकल लीव ले सकते हैं, वो भी अर्ध वेतन पर, हाफ पे लीव जिसे कहते हैं। अर्ध वेतन पर आपको मेडिकल लीव मिलेगी। मूल नियम 85 के अंतर्गत असाधारण अवकाश,
किंतु प्रतिबंध यह है कि 1 जनवरी 1936 को या उसके पश्चात नियुक्त उम्मीदवार के मामले में असाधारण अवकाश किसी एक समय में 3 महीने से अधिक नहीं होगा। अर्थात 3 महीने से ज़्यादा नहीं, 3 महीने से कम का आप असाधारण अवकाश या LWP ले सकते हैं। टिप्पणियाँ हैं। उम्मीदवार के रूप में की गई सेवा चाहे उसके बाद किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से नियुक्ति भी हो जाए तो भी उस पर उत्तर प्रदेश मूल नियमों के नियम 77 एवं नियम 81 खा के खंड 1 के अंतर्गत देय अवकाश के लिए नहीं गिनी जाएंगी। इस नियम के प्रयोजनों के लिए अधिक संख्यक सुपर न्यूमरेरी कानूनगो सहायक नियम 1 का 1 में दी हुई उम्मीदवार की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। अर्थात इस नियम में जो उम्मीदवार की परिभाषा है वो आएंगे। तो यहाँ हमको बहुत ज़्यादा यहाँ डीप में नहीं जाना है, आपको इतना ही बताना है कि आपको जो है प्रोविशन पर है, परिवीक्षाधीन जो है आप, तो आपको ये सारे जो है अवकाश आपको प्राप्त होंगे। चलिए हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको एक एक अवकाश के बारे में क्लियरली आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने जो है वित्तीय हस्त पुस्तिका का अध्याय 17 नियम 170 को आपने देख लिया, जिसमें कहा गया है कि परिवीक्षाधीन जो है कर्मचारी शिक्षक को वो सारे अवकाश अनुमन्य होते हैं जो एक स्थायी कर्मचारी या शिक्षक को अनुमन्य होते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है। अब कोई अवकाश कैसे कितने दिनों का मिलेगा मैं आपको बताने चल रहा हूँ। प्रोबेशन काल में कौन कौन से अवकाश देय होते हैं? 1 वर्ष के प्रोबेशन काल में निम्न अवकाश मिलते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड कहीं कहीं पर 2 साल का होता है, कहीं 1 साल का होता है, कहीं 6 महीने का होता है। ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहाँ पर प्रोबेशन पीरियड ना हो। हर व्यक्ति प्रोबेशन पीरियड से होकर के ही गुजरता है आगे। तो चलिए सबसे पहले हम आकस्मिक अवकाश CL की बात करते हैं। दोस्तों, कहीं कहीं किसी राज्य में जो CL है 1 वर्ष में 15 मिलता है, कहीं कहीं पर 1 वर्ष में 14 मिलता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 14 CL मिलता है। तो 7वें वेतनमान की मूल अधिसूचना के अनुसार 1 वर्ष में 14 CL या 15 CL देने का प्रावधान है। कहीं पर 15 है दोस्तों, कहीं पर 14 है। अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.16 CL के हिसाब से गणना कर CL अर्जित होगी। अर्थात परिवीक्षाधीन कर्मचारी या शिक्षक जो हैं, अगर अपूर्ण वर्ष का मतलब, इसका मतलब ये है कि आपकी नियुक्ति जब भी हो रही है, CL की जो गणना होती है ना, वो दोस्तों 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक होती है। अब आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी आपकी नियुक्ति हो सकती है। तो आपकी नियुक्ति जब भी होगी जो है तो पूर्ण वर्ष तो नहीं होगा ना। अगर आपकी मान लीजिए कि आपकी नियुक्ति 1 जनवरी को ही हो गई, तब तो 31 दिसंबर को आपको पूर्ण वर्ष अर्थात पूरे के पूरे 14 CL आपको मिलेंगे। लेकिन आपकी नियुक्ति 1 जनवरी को नहीं हुई, 2-3 महीने बाद हुई, तो फिर आपको पूरे 14 CL नहीं मिलेंगे। ऐसी कंडीशन में अपूर्ण वर्ष अवधि में महीने की 1.16 CL के हिसाब से गणना कर CL अर्जित होगी। यानी 14 को अगर 12 से भाग दे लेते हैं तो 1.16 आता है, यानी 1 महीने में आपको 1.16 CL मिलेगी। अब इसी हिसाब से जितने महीने की आपकी सर्विस होती जाएगी उतना CL आपको मिलता जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 31 दिसंबर के पहले जितने महीने हो जाएंगे उससे आप 1.16 को गुणा कर लीजिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कितना CL मिलेगा। 31 दिसंबर के बाद फिर 1 जनवरी से आपका जो है पूरा वर्ष हो जाएगा, फिर आपको 14 CL मिलना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी बात यह है प्रसूति अवकाश, जिसे कहते हैं मैटरनिटी लीव। अगर कोई महिला शिक्षक है या कर्मचारी है, प्रोबेशन पीरियड में है, तो डॉक्टर के प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलता है। इसमें प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता। अगर आप प्रसूति अवकाश लेते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड आगे नहीं बढ़ेगा तथा अवकाश पर जाने से पूर्व के आहरित वेतन की दर से अवकाश वेतन अनुसार प्रसूति अवकाश की अवधि में नियमित वेतन का भुगतान किया जाएगा। प्रसूति अवकाश पर जाने के पहले जो आपको वेतन मिल रहा था उसी रेट से जो है आपको वेतन मिलेगा। प्रसूति अवकाश के दौरान आपकी वेतन वृद्धि नहीं लगेगी, आपका DA नहीं लगेगा। ठीक है, अवकाश पर जाने के पहले जो आपको जिस दर से वेतन मिल रहा था उसी दर से प्रसूति अवकाश के दौरान आपको वेतन मिलेगा। फिर आगे चलते हैं पितृत्व अवकाश। दोस्तों, पितृत्व अवकाश जो है वो मानव संपदा पर अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पितृत्व अवकाश की व्यवस्था है। आज नहीं तो कल मानव संपदा में भी संशोधन हो जाएगा। पितृत्व अवकाश कैसे मिलता है? कर्मचारी की पत्नी के प्रसव होने पर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पत्नी की देखभाल हेतु मिलता है। अगर पत्नी को जो है प्रसव हुआ है तो 15 दिन का आप पितृत्व अवकाश ले सकते हैं, जो प्रसव से 15 दिन पूर्व से प्रसव के 3 महीने में लिया जा सकता है।
यानी बच्चा पैदा होने के 15 दिन पहले से लेकर के बच्चा पैदा होने के 3 महीने के बीच में कभी भी आप 15 दिन का जो है पितृत्व अवकाश ले सकते हैं, भले ही आप प्रोबेशन पीरियड पर हैं। चाइल्ड केयर लीव, CCL जिसे कहते हैं, सामान्य रूप से प्रोबेशन में CCL नहीं मिलती, परंतु विशेष परिस्थिति में यह स्वीकृत की जा सकती है एवं स्वीकृत CCL की संपूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है। अगर आप जो है प्रोबेशन के दौरान CCL लेते हैं तो विशेष परिस्थिति में आपको CCL तो मिल जाएगा, लेकिन आपका प्रोबेशन पीरियड आगे बढ़ जाएगा। अर्थात अगर आपने 2 महीने का CCL लिया है तो आपका प्रोबेशन पीरियड 2 महीने आगे बढ़ जाएगा, आगे 2 महीने तक चलेगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर आता है क्वारंटीन अवकाश। प्रोबेशन पीरियड में अगर हैं तब भी आपको क्वारंटीन अवकाश प्राप्त होगा। प्रोबेशन में कार्मिकों के स्वयं कोरोना संक्रमण होने या परिवार के सदस्य के कोरोना संक्रमित होने पर होम क्वारंटीन किए जाने पर नियमानुसार क्वारंटाइन अवकाश CMHO के प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जाता है। असाधारण अवकाश LWP, लीव विदाउट पे जिसे कहते हैं, अवैतनिक अवकाश जिसे कहते हैं, 1 से 30 दिन तक LWP चिकित्सा एवं निजी कारणों से लिया जा सकता है, जिसमें 30 दिन तक प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा। 30 दिन से ज़्यादा नहीं, 30 दिन से कम आप ले सकते हैं और उस दौरान जो है आपको कोई पेमेंट भी नहीं मिलेगी। LWP का मतलब ही है कि लीव विदाउट पे, ठीक है। 30 दिन का आप ले सकते हैं। अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा का लेना है LWP तो 30 दिन से अधिक WPL या विदाउट पे लीव के लिए कार्मिक के खुद का या उस पर आश्रित परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जा सकता है। 30 दिन से ज़्यादा अगर आपको LWP लेना है तो आपके आश्रित या आप खुद चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आप LWP आगे ले सकते हैं। उस स्थिति में संपूर्ण अवधि तक प्रोबेशन आगे बढ़ जाता है। 30 दिन से अतिरिक्त जितना भी आप लीव लेंगे उतने दिन आपका प्रोबेशन पीरियड आगे बढ़ जाएगा। सेवा में लगने से पहले का कोई कोर्स पूर्ण करने के लिए सक्षम अधिकारी नियुक्त अधिकारी से अनुमति लेकर कोर्स पूरा किया जा सकता है। उस अवधि के लिए प्रोबेशन काल में LWP सैंक्शन की जाएगी। इस प्रकार का अवकाश लेने पर प्रोबेशन भी संपूर्ण अवकाश अवधि तक आगे बढ़ जाता है। अगर आपको कोई कोर्स पूरा करना है तो आप LWP ले सकते हैं, लेकिन प्रथम 30 दिन जो आपका LWP होगा वो तो जो है उसमें आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लेते हैं तो आपका प्रोबेशन जो है वो आगे बढ़ जाएगा। प्रोबेशन में 30 दिन का असाधारण अवकाश LWP नियुक्त अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अर्थात आपके जो नियुक्ति अधिकारी हैं, आपके जो नियोक्ता हैं उनके द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उससे अधिक का LWP अगर आपको लेना है तो राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा। अब बात करते हैं मेडिकल अवकाश। हम पहले ही बता चुके हैं कि मेडिकल अवकाश भी मिलता है प्रोबेशन पर, लेकिन वो हाफ पे मेडिकल लीव आपको मिलता है। अर्थात मेडिकल के दौरान आपको हाफ पे लीव मिलेगी, अर्थात आपको अर्ध वेतन अवकाश आपको प्राप्त होगा, फुल पे लीव नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये रहा जो है प्रोबेशन पर रहने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों के लिए जो है अवकाश के नियम। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ आवश्यक जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।